फिरोज साहब, मैं एक और चीज जरा दर्शकों को भी बता दूं, जिस तरह से मैं देखता हूं 2009 का इलेक्शन को बहुत से लोग ये मानते हैं कि यूपी में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 23 सीटें जीती। लेकिन मैं जिस तरह से देखता हूं, वो पहली बार ऐसा हो रहा था जब से समाजवादी पार्टी बनी थी, जब मुसलमान सपा को छोड़ा था। उसका कारण यह था कि उन्होंने कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में लेके जब इलेक्शन लड़ा 2009 का, तो यहाँ के एवरेज मुस्लिम ने उनका साथ छोड़ा था, पूरा नहीं छोड़ा था, उनका साथ छोड़ा था। और उसकी वजह से एक बड़ा कारण वो भी था कि उसकी वजह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बल्क वोट आया था। ये बात आज की तारीख में अखिलेश यादव को क्यों चिंतित नहीं कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब हम और आप जैसे लोग इतना इतना समझ रहे हैं कि आज जिससे हम मिल रहे हैं, जिस मुस्लिम समाज में, वो पूरे हिंदुस्तान में इररिस्पेक्ट, पहले मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग करते थे कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। इस बार मुसलमान उसको वोट देने जा रहा है जो कांग्रेस के साथ है। अगर जैसा डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत ने कहा कि अगर वो जयंत जी हैं तो जयंत जी को के कैंडिडेट को देगा, अगर वो मायावती जी हैं तो मायावती जी के कैंडिडेट को, सपा है तो सपा कैंडिडेट। पूरे देश में मुसलमान आज की तारीख में जो बाइल्ला, बाकी तो यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं, मोहसिन रजा साहब यहाँ हैं ही और दानिश साहब हैं ही यहाँ, बाई एंड लार्ज मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। मैं आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक प्रश्न आपसे है, जो मुश्किल हमें लगता है कि अखिलेश जी कभी भी लड़ते हुए नहीं दिखाई देते। अब उनके साथी कहते हैं कि नहीं, वो बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। 5-6 चीजें हुई उत्तर प्रदेश में। मैं लखीमपुर वाली घटना हुई, किसान आंदोलन हुआ, हाथरस वाला कांड हुआ, कई घटनाएं हुई, उन्नाव हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं 3 नेताओं का नाम ले रहा हूं अलग अलग पार्टी के। जयंत चौधरी की बहुत छोटी सी पार्टी है, वो जयंत चौधरी लेकिन हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आए। उनको पुलिस उस समय जब लाठीचार्ज हो रहा था तो वो भी नजर आए कि उनको लाठी लगी नहीं, उनके सपोर्टर्स उनके ऊपर आके वो घेर लिए, लेकिन वो उस पर नजर आए थे। मैं दूसरा नाम एक और ले रहा हूं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी हर जगह इस धरना प्रदर्शन में कूद फांद यहाँ वहां कुछ वो करके अपना हल्ला गुल्ला मचाते हुए हरदम नजर आए, चाहे पार्लियामेंट में वो लगे कि खड़े हुए। और तीसरा, कांग्रेस में खास करके प्रियंका गांधी इन सारी चीजों में खड़ी नजर आए। वोट उन्होंने डुबो दिया, मैं भी मानता हूं उन्होंने संगठन के रूप में कांग्रेस को समय नहीं दिया, उतना डायरेक्शन नहीं दिया, मैं भी इसको, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि अखिलेश यादव जी कहीं लड़ते हुए दिखाई दिए। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आज अखिलेश को हम सब लोग मान रहे हैं कि अखिलेश जी ही इसके कैप्टन होने चाहिए। अखिलेश जी को वो नेचुरल कैप्टनसी मिल रही है कि जस्ट बिकॉज कोई और है नहीं? क्योंकि कांग्रेस का क्या होगा, 1 सीट है, कांग्रेस अगर 2 भी जीत जाएगी तो कांग्रेस का तो 100% परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा। कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज। कांग्रेस आज जब अपना अपना सारा बना रही है तो यूपी को 0 ही मान के बना रही है, जैसा मुझे लगता है। आतमजीत सिंह साहब। नमस्कार आनंदवर्धन जी। अखिलेश की दुविधा ये है कि जब तक तो मुलायम सिंह रहे तब तक एक ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल मिलकर समाजवादी पार्टी को चला रहे थे। अब अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि वो राज्यसभा में हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझते हैं और सारी पार्टियों के साथ संवाद भी रखते हैं और उनसे उनके रिश्ते भी। अब क्या रामगोपाल यादव उनको गाइड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अगला एक्शन उनका क्या होना चाहिए? हालांकि दिल्ली के हलकों में ये भी कहा जाता है कि रामगोपाल यादव जो है वो बीजेपी की सरकार या मोदी सरकार के शुभचिंतक भी हैं और काफी हद तक उनसे सहमत भी रहते हैं। अब क्या ये कारण है कि अखिलेश लखनऊ में मोदी सरकार पे बात तो करते हैं पर मूल विषयों पर वो चुप हैं? आपने किसानों की बात की, 750 किसानों ने शहादत दी 3 किसान बिलों पर, और लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टैनी आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, उनके बेटे भी बेल पे छूट गए हैं। इस पे एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। तो ये एक बड़ा विषय है। दूसरा विषय है महिला पहलवानों का। आपने देखा प्रियंका गांधी पहले दिन दीपेंद्र हुड्डा के साथ वहां पहुंची, हालांकि ऑपोजिशन का ये इल्जाम था कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये पहलवानों का आंदोलन शुरू करवाया जंतर मंतर पर वो मामला उठ के एक शिखर पे पहुंचा 23 तारीख को कैंडल मार्च पर, और 28 तारीख को जब उन पे अतिक्रमण हुआ
और उसमें फिर पहलवानों को इतना डरा धमका दिया गया कि जिस लड़की का बयान था पॉक्सो एक्ट में, उसको उसके पिताजी को बयान वापस लेना पड़ा और पहलवानों को अपनी नौकरी ज्वाइन करके अपना एशियन गेम्स की तैयारी करनी पड़ी। उनको कह दिया गया कि अगर आप इसमें ऑपोजिशन के साथ ज्यादा और तूल देंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो पहलवान थे, उन्होंने उस आंदोलन को वहीं छोड़कर और वापस अपने अपने घर को लिए। अखिलेश यादव वहां भी चुप रहे। अखिलेश यादव, निहाल सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह, ये चारों नाम आपके उत्तर प्रदेश से ही आते। वो उनको आड़े हाथों नहीं लेते। कुलदीप सेंगर के बारे में कुछ नहीं कहते, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ नहीं कहते, चिन्मयानंद के बारे में कुछ नहीं कहते, निहाल सिंह के बारे में कुछ नहीं कहते। ये सब लोग वो लोग हैं जो महिला उत्पीड़न में, औरतों के रेप केसेस में या औरतों के उत्पीड़न में इनके नाम आते हैं। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से मैं बहुत बाहर हूं और क्रिमिनल्स को मैं कभी भी जगह नहीं देता और मेरी साथ छवि है। पर अखिलेश यादव क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे चुप हैं। जब उनके लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो उनमें कई लोग ऐसे हैं जो जिन पे केसेस हैं, पर वो सब पार्टियों में हैं। मैं खाली अखिलेश यादव के बारे में नहीं कहूंगा, पर अगर पार्टी को स्वच्छ करने की बात हो, अगर ये कहने की बात हो कि जिनके क्लियर एंटीसीडेंट्स हैं उन्हीं को इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो अखिलेश यादव उन मामलों में चुप हैं। अखिलेश यादव 2014 से 2023 तक इन्फ्लेशन 250% हो गया। आपने खुद कहा टमाटर का रेट 120 रुपए किलो है। आज कोई भी चीज की राशन 50 रुपए पाव से कम सब्जी नहीं आती है। अखिलेश यादव इन्फ्लेशन 160 है भैया, 160 है, 160 है। मेरे यहाँ अदरक तो, मेरी दिल्ली में अदरक तो 400 रुपए किलो बिक रही है। यहाँ 105 रुपए पाव अदरक है, मैंने कल रेट चेक किया था। उसके बाद जब रुपया गिरता है, मनमोहन सिंह के समय कहा गया रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, देखिए 50 रुपए हो गया डॉलर, 55 रुपए रेट हो गया। जब 84 रुपए रेट हो जाता है डॉलर का, तब भी अखिलेश यादव चुप है। और जब लाल आंख दिखाने की बात आती है मोदी जी की, अरुणाचल प्रदेश के 12 गांव का नामकरण हो जाता है चाइना की जबान में, तब भी अखिलेश यादव चुप है। तो इन इश्यूज पे खाली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो वो रहे नहीं, और चीफ मिनिस्टर वो जब बने जब उनके पिताजी थे। क्या आज अखिलेश यादव के पास इतनी फोर्स है, इतना संगठन है कि वो अपना नाम जो है दर्ज कराना चाहते हैं प्रोबेबल कैंडिडेट में उत्तर प्रदेश के? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जब भी पुलवामा पे बात आती है, अभी किसी सज्जन ने पुलवामा की बात की, बालाकोट की बात की, जब पुलवामा की बात आती है और सतपाल मलिक ने जब डायरेक्ट नाम लिया कि मोदी जी ने फोन उठाया और कहा कि तुम इस पे चुप रहो और इस पे कोई बात मत करो, और सबकी आशंका भी ये है कि 2024 के इलेक्शन से पहले कोई बड़ा ऐसा कांड हो जाएगा जिसमें फिर से पोलराइजेशन और कम्युनलाइजेशन की बात होगी। बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ पाएगा? आत्मजीत सिंह साहब कंक्लूड करिएगा। जी, मेरा कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में जाते हैं, आपने देखा छत्तीसगढ़ में गए, उन्होंने कहा 2000 करोड़ का लेकर स्कैम हुआ है। उसके बाद वो राजस्थान में गए, कहते अशोक गहलोत को मैंने पानी देने की बात की, जल जीवन मिशन की बात की, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और आपके यहाँ पानी इसी वजह से नहीं है कि अशोक गहलोत चाहते नहीं है कि डेवलपमेंट हो। इस तरीके से बयान देते हैं। कर्नाटक में आपने खुद ही कह दिया कि 3,86,3.86 लाख टन राइस इन्होंने ई ऑक्शन में लगाया, 77,000 टन के भी इनके पास ऑर्डर नहीं आए, और वहां सरकार तो 170 और कर्नाटक की सरकार जो है उनको कंफर्म ऑर्डर 3400 रुपए पे दे रही थी। 3175 रुपए कुंटल पे भी माल इनका जो है ई ऑक्शन में नहीं बिक रहा है, और वो 3400 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने को तैयार थी, और 2.26 लाख टन का पूरा कंफर्म्ड ऑर्डर दे रही थी। तो इसमें सरकार को प्रॉब्लम क्यों है? और अगर जिस तरीके से वो मिसट्रीट कर रहे हैं ऑपोजिशन सरकारों को, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में भी एक बात आई, अभी मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था कांग्रेस स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहे हैं हिमाचल में इतना अभी जो बादल फटने से इतना वहां फ्लड आ गया है हिमाचल में, मंडी में, ऊना में और जगह में, तो वहां पे यातायात ठप हो गया है, वहां की जीविका लोगों की जो है वो हाथ से निकल गई है, और वहां पे कोई भी सेंट्रल ग्रांट जो है या एड जो है उसके बारे में मोदी जी चुप हैं। तो आपको लगता है इस तरीके से वो मिसट्रीट कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज को? मेरा एक ही पॉइंट है, आपको लगता है क्या 2024 के इलेक्शन के बाद अगर मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो यही ऑपोजिशन पार्टीज विल वाई फॉर हिज ब्लड और उनके पीछे पड़ जाएंगी और उनको अरेस्ट करेंगी? और आरटीआई लगाते हैं लोग तो पता लगता है कि जो
आपका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, वो उस पर ना आरटीआई लग सकती है, ना सीजे इंक्वायरी हो सकती है। वो पैसा कहाँ से आया है, किसका पैसा है, सरकारी दफ्तरों का पैसा है या सरकारी लोगों ने अपनी एक एक दिन की सैलरी दी है, सीएसआर में 2% प्रॉफिट का मार्जिन दिया है, तो वो पैसा क्यों पड़ा है उनके अकाउंट में, उसकी क्या जवाबदेही?